चलो स्टार्ट करते हैं। 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से का यूज करके मिसिंग पार्ट्स को फाइंड किया था इन क्वेश्चन 1। और सेकंड क्वेश्चन में हमने चेक किया था वेदर गिवन लाइन इज पैरेलल और नॉट to third side of triangle by using converse of basic proportional theorem। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही रिलेटेड है इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस। इसमें तुम मार्क करना चाहो तो कर लो, करना चाहो क्या करना ही है तुम्हें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10, यस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर तुम देखोगे तो इस एक्सरसाइज में भी है और सेम क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन अनदर एक्सरसाइज 6.3। और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 वेज से हो सकता है, 2 मेथड्स है इसको करने के। और एग्जाम में आ सकता है लिखा हुआ कि आपको किस मेथड से करना है। ऐसा हो सकता है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया और यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर नहीं लिखा आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फाइन। बट ये 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th वाला प्रेफरेबली, 10th वाला भी है बट 9th वाला ज्यादा है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का जब हम करेंगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो कोलोनली से हो जाता है बट मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड करके किया है बिकॉज आपके टीचर्स उससे कराएंगे और वो फिर अप्रिशिएट नहीं करते कि आप डायरेक्ट उसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको अप्लाई कर दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में फिगर दी हुई है, वी हैव दिस फिगर एंड उसमें कुछ लाइंस पैरेलल है, आप देख सकते होगे उसमें 2 ट्रायंगल्स भी हैं। ये फिगर दी हुई है जिसमें 2 ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर। LM पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है। आपको जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे और पैरेलल लाइंस का जिक्र होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो पैरेलल लाइन है वो किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती है और किस लाइन से के पैरेलल है। ट्रायंगल्स में उसको आपको सेपरेटली डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है बट हमें क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है तो आपको ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करना है। इस ट्रायंगल में दिस ट्रायंगल ACB, इसमें ML इज पैरेलल टू BC, सो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एंड इन दिस ट्रायंगल ADC, इसमें LN इज पैरेलल टू CD, तो इसमें हम सेपरेटली बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एंड इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस में एक स्पेशल बात ये होगी कि जो भी अलग अलग ट्रायंगल्स दिए हैं जिसमें पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन लाइन जरूर होगी जिसका यूज करके हम उनको इक्वेट करेंगे। लाइक इस केस में AL ओवर LC, ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो अगर हमें AM और AB का रिलेशन AN और AD से अगर प्रूव करना है, इक्वेट करना है इसको, तो ऑब्वियसली हम इसकी हेल्प लेंगे। इसके रेशियो को हम इसके इक्वल करेंगे AL ओवर AC के, और फिर इसके रेशियो को भी AN ओवर AD के रेशियो को भी हम इक्वल प्रूव करेंगे AL ओवर AC के। और फिर बाय एक्सॉम्स ऑफ यूक्लिड, जिसमें दो चीजें अगर एक चीज के इक्वल होती है, when two things are equal to another thing they both are also equal, उसका फिर हम यूज करेंगे कि अगर इसका रेशियो इसके इक्वल है और इसका भी रेशियो इसके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल
ध्यान रखना गिवन टू प्रूव लिखने जरूरी है, गिवन टू प्रूव नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो गिवन टू प्रूव लिखने मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन वो तुम्हारी ही सहूलियत के लिए होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप गिवन टू प्रूव नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में आप जब जब भी उस टर्म को या उस गिवन थिंग को यूज करेंगे, आपको हर बार लिखना पड़ेगा गिवन। अगर आप स्टार्टिंग में गिवन टू प्रूव लिख दोगे, स्टार्टिंग में गिवन थिंग्स जो है आपकी गिवन एलिमेंट्स है उनको मेंशन कर दोगे, तो आपको बार बार वो एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखने नहीं पड़ेंगे कि ये गिवन है इसीलिए हमने यूज किया। ओके, सो अगर आप स्टार्टिंग में गिवन मेंशन कर दोगे तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये गिवन है, उसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने तो लिखे हैं जस्ट जिससे आपको क्लियर रहे, बट अगर आप स्टार्टिंग में गिवन लिख रहे हो तो बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर गिवन है LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। प्रूव हमें करना है AM over AB equals to AN over AD। स्टार्ट करते हैं। पहले लिया ट्राइंगल ACB, दिस ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ML is parallel to BC, तो AM over MB किसके इक्वल होना चाहिए? AL over LC के, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही थी कि अगर एक लाइन किन्हीं दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। AM और MB का रेशियो इक्वल होगा AL और LC के रेशियो के। सो वी कैन राइट इट दिस डाउन, AM over MB, AM over MB equals to AL over LC। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई by using basic proportionality theorem। Now let's move to second triangle। सेकंड ट्रायंगल ACD में हमें गिवन है LN is parallel to CD। इस ट्रायंगल में LN CD के पैरेलल है, तो AN over ND किसके इक्वल होगा? AL over LC के। by using basic proportionality theorem, AN over ND equals to AL over LC। अब देखो ये भी, ये जो है AM over MB ये भी AL over LC के इक्वल है, और AN over ND ये भी AL over LC के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों एक ही चीज के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी का हम यूज करेंगे। From equation first and second we get AM over MB equals to AN over ND, और इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल हमने किसी ले लिया अभी पता चल जाएगा। आना इट्स नॉट इन माई हैंड्स, मैंने उसको कल ही बोला था कि अगर आप नहीं सर से बात करोगे तो मैं एंटर नहीं, मेरे हाथ में नहीं होता है, मैं एंटर नहीं होने देता। सर करने वहां से एंटर। द सेशन इज एंटायरली इन द कंट्रोल ऑफ सर। और मैंने कल वार्न किया था उसको, अरम को भी और माधव को भी। मैं 3 दिन से बोल रहा था कि प्लीज सर से बात कर लो एटलीस्ट फीस के बारे में, अदरवाइज सर टॉक इसमें डाल देंगे। बट दे टुक इट कैजुअली एंड आई थिंक उन्होंने कुछ वर्ड्स ही नहीं भेजे होंगे। आई मीन उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया होगा कि सर से बात ही कर। सो आई एम सॉरी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट क्लास स्टार्ट होने से 15-20 मिनट्स पहले ये ध्यान रखना चाहिए था कि सर ने कुछ बोला था तो उस पर एक्नॉलेज करें और एटलीस्ट बात तो कर लें। ओके चलो, सो वी हैव दिस रेशियो proportion AM over MB equals to AN over ND, और इसको हमने रेसिप्रोकल इसीलिए किया बिकॉज हमें नीचे AB चाहिए और AD चाहिए, है ना। AB और AD कैसे आएगा? जब हम दोनों ही इक्वेशंस में 1 ऐड कर देंगे। सी MB ओवर AM इसमें भी 1 ऐड किया अपनी तरफ से, ND ओवर AN इसमें भी 1 ऐड किया। 1 हम तब ऐड करते हैं, ध्यान रखना इस चैप्टर में ऑलवेज 1 हम तब ऐड करते हैं जब हमें जैसे पार्ट्स का रेशियो दिया हुआ है AN और ND का, बट हमें चाहिए पूरी एक कंप्लीट साइड, उसी रेशियो से रिलेटेड जो कंप्लीट साइड होती है, अगर हमें वो चाहिए तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम 1 ऐड करते हैं। AM को जब हम MB में ऐड कर देंगे, देखो AM को जब हम MB में ऐड कर देंगे तो हमें A भी मिल जाएगा, है ना।
और यहाँ पर 1 इसीलिए लिखा बिकॉज इनका एलसीएम जब लेंगे तो एम आएगा, और एम को जब एमबी में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। सो दैट्स वाई हमने दोनों तरफ 1 ऐड किया। अब यहाँ पर मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को चाहे तो बोर्ड्स में तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर ए एम ओवर एम बी के प्लेस पर ए एम ओवर ए बी ले सकते हो। ये थ्योरम का ही पार्ट है, हम डायरेक्ट ए एम ओवर एम बी ए बी ले सकते हैं। मैंने आपको कल बताया भी था प्रीवियस सेशन में कि कॉलोरली होती है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड जो स्टेप्स हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के, वो ये भी प्रूव करते हैं कि ए एम ओवर ए बी, या ये छोटा पार्ट और ये बड़ा पार्ट, छोटे पार्ट और बड़े पार्ट के रेशियो के इक्वल होता ही होता है। फाइन, बट यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया सो डेट की कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 ऐड किया, 1 ऐड करने पर क्या हुआ, ये ए एम एम बी प्लस ए एम ओवर ए एम हो गया, और ये एन डी प्लस ए एम प्लस ए एन हो गया। एम बी और ए एम मिलकर क्या बना रहे हैं, एम बी और ए एम मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो इसको ए बी लिख दिया। और एन डी प्लस ए एन मिलकर बना रहे हैं क्या, ए डी, तो इसको ए डी लिख दिया। और क्योंकि हमें ये उल्टे चाहिए थे, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ए एम ओवर ए बी ओवर ए एम और ए डी ओवर ए एन आया है, बट हमें क्या चाहिए था, ए एम ओवर ए बी और ए एन ओवर ए डी, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अगर रेशियो इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है, तो ये प्रूव हो गया। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ। डायरेक्ट आप कैसे करोगे, यहाँ से इस वाले पार्ट से, ये जो ट्रायंगल था यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ए एम ओवर ए बी इक्वल्स टू ए एल ओवर ए सी, ये आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में इस केस में क्या होगा, ए एन ओवर ए डी इक्वल्स टू ए एल ओवर ए सी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रामा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसे से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एल ओवर ए सी के, और ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए एल ओवर ए सी के। जब दोनों ही ए एल ओवर ए सी के इक्वल है तो ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू ए एन ओवर ए डी, हैंस प्रूव्ड। तो ये 3 स्टेप्स में ही हो जाएगा अगर आप ऐसा करना चाहो तो। समझ गए, ये टीचर लेकिन स्कूल में प्रोबेबली ऐसे करवाएंगे, और वो आपको कहेंगे नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, बोर्ड्स में कर सकते हो। बोर्ड्स में वैसे ही क्वेश्चन ही नहीं आएगा इतना इजी सा, बट अगर आता है, सपोज करो 2 मार्क्स का आ जाता है, तो यू कैन यूज दिस। छोटी सी बात है, खुद ही समझने वाली बात है। मान लो ये ए एम 2 यूनिट्स है और एम बी 3 यूनिट्स है, और ये 4 यूनिट्स है और ये 6 यूनिट्स है। फाइन, तो 2/3 4/6 के इक्वल होगा, रेशियो तो इक्वल है ना। अब मैं इसको 2/3 4/6 के अगर इक्वल है, तो क्या 2/2 + 3 5, 4/4 + 6 10, 10 के इक्वल नहीं होगा, होगा ही होगा, कैंसिल आउट करके देख लो, 2 5 या 10। तो ये तो सिंपल सा रेशियो का रूल है कि अगर छोटे पार्ट्स का रेशियो इक्वल है तो छोटा पार्ट और कंप्लीट पार्ट उसका रेशियो भी इक्वल होगा ही होगा, उसमें आपको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टिल टीचर्स स्कूल के कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, तो उस केस में आप ऐसे करके स्कूल में दिखा देना, बट बोर्ड्स में आप ऐसे कर सकते हो, 3 लाइंस में ये क्वेश्चन कंप्लीट, 3 और 4 लाइंस में। ओके, समझ आ गया, किसी को मुश्किल है कुछ, अगर कुछ मुश्किल है तो बताओ, एनीथिंग।
चैट बॉक्स ही ऑन नहीं है। ठीक है, सेकंड जब एक क्वेश्चन करोगे तो और समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन इजी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब तो इजी क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। किसने एंटर किया है बेबी? हु गॉट एंटर्ड? अच्छा, और हम तुमने बात नहीं करी होगी, सर ने एंटर नहीं करने दिया, तुम्हारा वन क्वेश्चन रह गया। कोई बात नहीं, बाद में समझ लेना इसको, मैं समझा रहा हूँ। ओके बच्चे, वो उनके पास गया होगा, मैं नहीं देख रहा था, सॉरी। और मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। कब कॉल किया था आरम? 4 बजे? 4 बजे तो मेरा फोन ही ऑफ हुआ होगा बच्चे। मैं फोन 3 o'clock ही ऑफ कर देता हूँ, सो डैट कि क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ ऑब्वियसली, मैं बता रहा हूँ कि स्विच ऑफ आ रहा होगा। 3 o'clock बच्चे ऑफ कर देता हूँ मैं, बिकॉज क्लास के बीच में फिर कॉल्स आते हैं तो डिस्टरबेंस होता है। एनीवेज ये बाद में देख लेना, क्वेश्चन में बता दूंगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन है, मैंने बताया था 4 ही क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, 4 और 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वही चीज जो मैंने बताई थी कि दो ट्रायंगल्स, तुम्हें ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करना है जिसमें पैरेलल लाइंस गिवन है और उनके बीच में कोई एक कॉमन साइड या कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। यहाँ पर वी हैव टू ट्रायंगल, पहले वन ही ट्रायंगल है, इसमें उसने ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं और बोला है कि डीई पैरेलल है, डीई दिस लाइन इज पैरेलल टू एसी। तो एक तो ट्रायंगल हमें ये मिला जिसमें दो साइड्स पैरेलल है ना, दो लाइंस पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC एंड अनदर वन इज DF इज पैरेलल टू AE। DF पैरेलल है AE के, तो एक दूसरा ये ट्रायंगल होगा और हमें ये प्रूव करना है। अभी जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं और समझ आएगा। गिवन में आप लिखोगे यही दोनों वैल्यूज, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। नाउ प्रूव हमें ये करना है BF ओवर FE एंड BE ओवर AC। तो ये देखो, BF ओवर FE और BE ओवर EC एक ही लाइन के ये पार्ट्स हैं सभी। तो इन दोनों के रेशियो के बीच में हमें कोई एक कॉमन रेशियो ढूंढना है जिसके हेल्प से हम इसको इक्वल कर सकें। तो देखो ये कैसे आएगा, पहले हम वो लाइन देखते हैं जो पैरेलल है, DE और AC। DE और AC जो है वो कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती है? BAC, DE एंड AC, दिस वन, इस ट्रायंगल में ये एग्जिस्ट करती हैं। डीई किसके पैरेलल है? एसी के। तो यहाँ से अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि बीडी ओवर डीए किसके इक्वल होगा? बीई ओवर ईसी के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। बीपीटी के हिसाब से ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू एसी, तो बीडी ओवर डीए किसके इक्वल होगा? बीई ओवर ईसी के, जो कि हमें चाहिए भी, बीई ओवर ईसी चाहिए भी, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं, बीई ओवर ईसी इक्वल्स टू बीडी ओवर डीए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब कौन आया? नाउ लेट्स मूव टू अनदर पैरेलल लाइन का पेयर विच इज डीएफ ओवर एई। डीएफ ओवर एई देखो इस ट्रायंगल का पार्ट है, डीएफ और एई इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में है। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, डीएफ इज पैरेलल टू एई, तो बीएफ ओवर एफई किसके इक्वल होगा? बीडी ओवर डीए के। अगेन बिकॉज ये लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमने इसको भी यूज करा, इसीलिए भी यूज करा क्योंकि हमें बीएफ और एफई चाहिए और क्लियरली दिख रहा है कि बीडी और डीए दोनों में ही क्या है? कॉमन है, जिसकी वजह से हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में इस ट्रायंगल की हेल्प से हमें मिला BF ओवर FE इक्वल्स टू BD ओवर DA। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से अगर आप देखोगे
तो दोनों ही BD ओवर DA के इक्वल है, BE ओवर AC भी BD ओवर DA के इक्वल है, और BF ओवर FE भी किसके इक्वल है, BD ओवर DA के। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट BE ओवर EC इक्वल्स टू BF ओवर FE के। हैंस प्रूव्ड। इजी सा क्वेश्चन, समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई भी स्टेप में, कम कम ही इसमें स्टेप्स हैं। गुड। देखो मेन की इन क्वेश्चंस की यही है कि पैरेलल लाइंस को रिकॉग्नाइज करो कि वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करो, और ये देखो कि कॉमन जो एलिमेंट है वो क्या है। यू हैव टू फाइंड कॉमन एलिमेंट, उसी के हेल्प से आप इक्वेट कर सकते हो। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। पैरेलल लाइंस तो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको तो रिकॉग्नाइज करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, बट जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप देखो। तो बेटर तरीका तो यही होता है जैसे मैंने किया है, कि जो पैरेलल लाइंस वाले ट्रायंगल्स है उनको सेपरेटली ड्रॉ कर लो, फिर देखो कि उसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है AD ओवर DB, AD ओवर DB दोनों में ही है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दी हुई है जिसमें DE पैरेलल है OQ के, DE OQ के पैरेलल है, तो देखते ही समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल तो हमें ये यूज करना है। दूसरा दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR, तो ये भी समझ आ गया कि दिस ट्रायंगल हैज टू बी यूज्ड। एंड दोनों में दिख रहा है क्लियरली कि ये जो है PD ओवर DO ये क्या है, कॉमन है, वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम इनका यूज करेंगे। फिगर देखते ही तो ये समझ आ जाना चाहिए। तो गिवन लिखा DE पैरेलल टू OQ इक्वल्स टू DF पैरेलल टू OR, एंड वी हैव टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। देखो किसी लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें रेशियोज इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमें EF को QR के पैरेलल प्रूव करना है। EF को QR के पैरेलल हम प्रूव करेंगे। वैसे अगर आप देखोगे कि EF और QR तब पैरेलल होंगे जब PE अपॉन EQ इक्वल आ जाएगा PF अपॉन FR के। इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम इन रेशियोज को इक्वल कर दें तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज रेशियो तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है। तो अगर रेशियोज इक्वल हमने प्रूव कर दिए तो ये लाइन ऑटोमेटिकली QR के पैरेलल हो जाएगी। तो हम इन रेशियोज को इक्वल प्रूव करते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल और दीज पैरेलल लाइंस जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले EF हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल POQ दिस वन। ये POQ में देखोगे ED पैरेलल दी हुई है QO के, है ना। DE इज पैरेलल टू OQ या QO, तो PE ओवर EQ इक्वल होगा AD ओवर DO के। फर्स्ट इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल दी है तो ये रेशियो इक्वल होगा इसके। फाइन, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ सेकंड हमारा होगा ट्रायंगल दिस वन POR। POR में आप देखोगे POR में DF इज पैरेलल टू OR, क्वेश्चन में गिवन है। तो PD ओवर DO इक्वल होगी PF ओवर FR के बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अगेन। ठीक है, PF ओवर FR इक्वल्स टू PD ओवर DO। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से हमें क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन में भी ये जो रेशियो है PD ओवर DO के इक्वल है, और सेकंड इक्वेशन में भी ये रेशियो PD ओवर DO के इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। PE ओवर EQ विल बी इक्वल्स टू PF ओवर FR, जो कि हमें चाहिए था। PE ओवर EQ इक्वल्स टू PF ओवर FR। तो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR में देखो PE ओवर EQ किसके इक्वल है, PF ओवर FR के। ये हमने प्रूव कर दिया। और जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो जो लाइन होती है, जो पॉइंट्स होते हैं जहां से ये लाइन जा रही है, वो हमेशा थर्ड साइड के इक्वल होती है। फाइन,
If ratios are equal, then this line will be always parallel to third side by converse of basic proportionality theorem. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो we have this equals to this, therefore EF will be parallel to QR by converse of basic proportionality theorem. तो ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो किसी भी स्टेप में। इजी क्वेश्चंस है वैसे तो। क्लियर है सबको? गुड। ओके गुड। देख लो आराम से, किसी को नोट करना है तो कर लो। रजिस्टर का ध्यान रखना, जो मैंने कल वार्निंग दी थी, रजिस्टर मेंटेन रहने चाहिए। चलो देखो, चैप्टर ये ऐसा ही है, इजी इजी है और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। वैसे वो भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ तब आती है जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए होता है किसी चैप्टर किसी क्वेश्चन में। ये तो आपको ही पता है कि कंस्ट्रक्शन अगर खुद से करनी है तो कैसे पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है हिंट, तो उनमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले तो 99% वो तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं। 1% हो सकता है वो बाहर का क्वेश्चन हो, लेकिन उस केस में बहुत ही क्लियर मैसेज, मतलब कुछ क्लियर हिंट उसमें होगा क्वेश्चन में कि आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करने हैं। हिंट एज इन वो बोल्ड लेटर्स में लिख कर नहीं देंगे हिंट, बट उसमें कहीं ना कहीं ऐसा आपको छोटा सा हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में, जिसमें आपको पता चल जाएगी कि आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है। या फिर अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपके पास कोई फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, और उसमें जो भी आपको प्रूव करना है और जो भी आपको गिवन है, उन दोनों में कुछ भी तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस नहीं है एक दूसरे से, और उसमें कोई ऐसी थ्योरम भी नहीं अप्लाई हो रही है जो आपने करी है, लाइक ये बीपीटी या फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो उस केस में आप समझ जाओ कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। सपोज करो मुझे ये प्रूव करना होता, रेशियो प्रूव करना होता, बट कोई लाइन पैरेलल नहीं दी होती, तो दिमाग में आपके एकदम से आ जाना चाहिए कि मेरे को रेशियो इक्वल प्रूव करने हैं, दैट मीन्स मुझे एक पैरेलल लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेशियो तो तभी इक्वल होते हैं जब हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करने के लिए हमें एक पैरेलल लाइन की जरूरत होगी। तो उस केस में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, उस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि कहाँ से किस पॉइंट से किधर की साइड आपको पैरेलल लाइन को ड्रॉ करनी है। तो ऐसे छोटा छोटा सा आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, और उससे आपको हिंट्स खुद लेने होंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन फिगर दी हुई है, देखो एक तरह से आप देखो, एक बड़ा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, और कुछ पैरेलल लाइंस भी दी हुई हैं क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है एबीसी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ओपी, ओपी ओपी पर एक पॉइंट है ए, और ओक्यू पर एक पॉइंट है बी, और ओ आर पर एक पॉइंट है सी रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू, जो ये लाइन है ए बी वो पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी इज पैरेलल टू पी आर, वी नीड टू प्रूव बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन की तरह हो गए जो हमने अभी भी करा है। हम पहले, अगर हमें बीसी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो हमें ये रेशियोज को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू को ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो और ओ बी अपॉन बी क्यू किसका पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है जिसमें हमें ऑलरेडी ये पैरेलल लाइन गिवन है, और ओ सी अपॉन सी आर इस ट्राइंगल का भी पार्ट है जिसमें हमें सी ए पैरेलल टू आर पी ऑलरेडी दी हुई है। तो हम पहले इन ट्राइंगल्स का यूज करके इन रेशियोज को इक्वल प्रूव करते हैं, किसी तरह से इन दोनों के रेशियो को इक्वल प्रूव करते हैं।
इन दोनों के रेशियो को इक्वल प्रूव करने के लिए मींस OB अपॉन BQ को OC अपॉन CR की इक्वल प्रूव करने के लिए हम ये कॉमन साइड का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि कॉमन एलिमेंट होना जरूरी है, तो ये कॉमन एलिमेंट है उन ट्रायंगल्स के बीच में जिन ट्रायंगल्स में हमें पैरेलल लाइंस गिवन है। तो इन ट्रायंगल का यूज करते हैं, इस कॉमन एलिमेंट का यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ पाती है कुछ हमारे काम की या नहीं। लेट्स स्टार्ट। गिवन दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। बस गिवन टू प्रूव में भी कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ उसमें मेंशन कर देते हैं कि ABC आर पॉइंट्स एंड दीज आर साइड्स। प्लीज गिवन में हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। ABC पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ पॉइंट्स हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आई मीन वो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स दिए होते तो हम इसको जरूर जरूर गिवन में मेंशन करते, बट यहाँ पर ABC सिर्फ पॉइंट्स हैं तो उनको आप गिवन में नहीं लिखोगे। OP OQ OR सिर्फ लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं, ये भी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, तो इसको भी मेंशन नहीं करोगे। तो गिवन में कभी भी ऐसा मत करना, कई बच्चे तुम कर देते हो कि पूरा क्वेश्चन ही स्टेटमेंट वाइज लिख देते हो। नहीं, गिवन में हम सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो हमारे काम की हो सकती है। जैसे कि ये पैरेलल लाइंस है, ये हमारे काम की हो सकती है तो हम इसको मेंशन करेंगे। और टू प्रूव में तो आपको पता है कि क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ये POQ, दिस ट्राइंगल POQ। POQ में क्लियरली दिख रहा है AB इज पैरेलल टू PQ। अगर AB PQ के पैरेलल है तो OB अपॉन BQ किसके इक्वल होगा? OA अपॉन AP के, है ना। OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, ratios of sides by basic proportionality theorem। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड पार्ट में हम OPR को लेते हैं, दिस ट्रायंगल, इसको हमने लिया OPR को लिया तो इसमें AC पैरेलल है किसके? PR के। AC इज पैरेलल टू PR, तो इसमें भी OC अपॉन CR किसके इक्वल होगा? OA अपॉन AP के। OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही OA अपॉन AP के इक्वल है। OB अपॉन BQ किसके इक्वल है? OA अपॉन AP के। एंड OC अपॉन CR किसके इक्वल है? OA अपॉन AP के। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये हमें मिला OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR, जो कि हमें चाहिए था। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल OQR। OQR में आप देख सकते हो OB अपॉन BQ किसके इक्वल है? OC अपॉन CR के। तो ऑब्वियसली बाय कन्वर्स ऑफ BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि BC किसके पैरेलल होगी? QR के, क्योंकि रेशियोज इक्वल हैं। रेशियोज तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो वी कैन से BC इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ आ गया? थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि तुम्हें कुछ खास काम नहीं करना है, सिर्फ पैरेलल लाइंस को देखना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, और साथ में देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। पर ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए है ना। जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताई कॉमन एलिमेंट देखना है, वो होते तो यूज बाकियों में भी हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में स्पेशली यही काम आ रहा है। सारे क्वेश्चंस में अभी तक तुमने देखा होगा कि हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि उनमें पैरेलल लाइंस को रिकॉग्नाइज किया और जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने यूज किया। अब आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, शायद नेक्स्ट तुम्हारी, जो तुमने कौन सी कक्षा में की थी? 9वीं कक्षा में। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम याद है सबको? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था? मिड पॉइंट थ्योरम में था कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हम अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दूसरी साइड को अगर इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो वो दूसरी साइड का पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि वो दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। और जो वो लाइन पैरेलल होगी वो थर्ड साइड के हाफ होती है।
यहाँ पर हाफ वाला तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव क्या करना है, चलो मैं करके बताता हूँ। Using Thales theorem, prove that line drawn through the midpoints of one side, midpoint and not points of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Means अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कहाँ है ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। If we have this triangle और उन्होंने बोला कि ये मिड पॉइंट है इसका, और यहाँ से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रूव करना है थेल्स थ्योरम का यूज करके कि ये जो पॉइंट होगा ये भी मिड पॉइंट होगा किसका, इस साइड का। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हमें ये अगर ट्राइंगल एबीसी है तो हमें इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। ये ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है और हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, जिसको हम करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई ट्रायंगल उन्होंने नहीं दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल अपनी तरफ से कंसीडर करोगे कि लेट एबीसी बी द ट्रायंगल और पीक्यूआर बी द ट्रायंगल, और उसको मेंशन करना जरूरी है। आप डायरेक्ट फिगर बना के उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, आप पूरा उसको एक्सप्लेन करोगे। ये एक तरह से थ्योरम है, आप थ्योरम को प्रूव कर रहे हो, और थ्योरम को प्रूव करते वक्त हमें सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है और उन्हें डिफाइन भी करना पड़ता है। सो सॉल्यूशन में इसमें गिवन टू प्रूव आप एक बार को नहीं भी लिखो, टू प्रूव तो लिख सकते हो। गिवन में आपको बार बार, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो आप खुद ही यूज कर रहे हो, गिवन में आप सिर्फ और सिर्फ पहले कंसीडर करोगे उसके बाद में लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि ये हमें प्रूव करना है ए ओवर ए सी, किस में करना है, इस ट्राइंगल में। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि ट्राइंगल एबीसी है, कंसीडर किया ट्राइंगल एबीसी जिसमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी को हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर, और डी से एक लाइन जा रही है जो पैरेलल होगी बीसी के। देखो डी मिड पॉइंट है तो पहले हम इसका यूज कर लेते हैं। डी अगर मिड पॉइंट है तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि एडी और डीबी दोनों ही इक्वल है। तो एडी को जब डीबी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर। अब लाइन देखते हैं। ऑल्सो लाइन एल इंटरसेक्ट्स बी ए बी एट डी, ए बी को डी पर, ये लाइन एल है कोई, ये ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। फाइन, और ये पैरेलल भी है किसके, बीसी के। सो अगर ये पैरेलल है बीसी के, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, तो ऑब्वियसली एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होना चाहिए, एई अपॉन ईसी के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी बाय बीपीटी। बट एडी अपॉन डीबी तो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर एडी ओवर डीबी के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। तो एई अपॉन ईसी किसके इक्वल आ गया, एडी अपॉन डीबी, यानी कि 1 के इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एई किसके इक्वल हो गया, ईसी के, जो कि हमें प्रूव करना था। अगर एई और ईसी इक्वल है दैट मींस ये ई पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, और मिड पॉइंट है दैट मींस डीई बाइसेक्ट्स AC. So E is the midpoint of AC, hence a line drawn through। ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट में आंसर जब आप लिखोगे तो आपको पूरा कंप्लीट वो स्टेटमेंट लिखना है जो उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया था। आप सिर्फ यहाँ पर ये लिख कर मत आ जाना कि हमें तो ये प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। ये आपने सोचा है कि आपको ये प्रूव करना था और आपने ये प्रूव किया है, बट क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था कि आपको AE को भी EC के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन में लिखा था आपको ये पूरी स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो इससे आप वर्डिक्ट दोगे, और वर्डिक्ट सेम उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन में यूज हुई है। अगर उन्होंने कोई ट्रायंगल दिया है और उसकी साइड्स को बाइसेक्ट करने को बोला है तब तो आप ऐसा आंसर छोड़कर आ सकते हो, बट क्वेश्चन में ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी ऐसी एलिमेंट्स आपके डिफाइंड नहीं है, और ना ही उन्होंने जिक्र किया है किसी ट्रायंगल एबीसी का या डी और ई का। तो आपको लास्ट में आंसर पूरी स्टेटमेंट में, हैंस अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अनदर साइड थ्रू द पॉइंट, हाँ, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये पूरा स्टेटमेंट लिख कर आना है आपको।
जब आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या कोई थ्योरम यूज करोगे, प्रूव करोगे, उस केस में भी आपको लास्ट में पूरी थ्योरम लिखकर आनी होगी, लिखना पड़ेगा हैंस इट इज प्रूव्ड दैट लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड बाइसेक्ट्स और ट्राइसेक्ट्स और इंटरसेक्ट्स एट इक्वल रेशियो, जो भी है वो सब आपको पूरा लिख कर आना है। उसमें आपको लेजी नहीं बनना है, प्लीज छोड़कर मत आना है ऐसे, वरना मार्क्स काटने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। हाफ मार्क काटने का पूरा अधिकार है ऐसे केसेस में टीचर को, वो उनके ऊपर है कि वो देख ले कि हाँ आपने पूरा किया है तो लीनियंसी दिखा दें, बट जो कि मोस्टली होता नहीं है, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो उस केस में आपका हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो जो 99 जिनके मार्क्स आते हैं, 98 मार्क्स आते हैं, उनके हाफ और 1 मार्क मोस्टली इन्हीं चीजों से कट जाते हैं, वरना उनके भी 100 आउट ऑफ 100 आए। एडी अपॉन डीबी कैसे भी नहीं हुआ, हमने खुद रखा है, एडी अपॉन डीबी हम रख सकते हैं। हमने एडी को डीबी से डिवाइड करा और उसका आंसर देखा कि 1 आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी डीबी के इक्वल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज डी मिड पॉइंट है। हाँ या ना? और हम, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या एडी डीबी के इक्वल नहीं होगा? होगा ना, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे इक्वल चीजों को तो आंसर तो 1 ही आएगा, है ना, इसीलिए वो इक्वल टू 1 हुआ। मिड पॉइंट देने का उनका यही रीजन था कि आप उसको 1 को यूज करो। फाइन, तो ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, एक तरह से आपने थोड़ी सी छोटे से उसको पार्शियली प्रूव करा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका ऑपोजिट है, उसका कन्वर्स है। उसमें उन्होंने रेशियो मिड पॉइंट्स दिए हैं और प्रूव करना है कि जो लाइन है वो पैरेलल है। उसको रफली मैं बता रहा हूँ, करके आप देखोगे खुद ही, ऐसे ही फिगर बना लोगे उसमें। लेकिन इस बार उन्होंने क्या दिया हुआ है कि, कहाँ है मेरा पैड, हाँ, इस बार उन्होंने दिया हुआ है कि इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं, हमें प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ पर देखो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर किया था अभी। उमंग गोयल क्या हो गया, बार बार लॉग आउट। ठीक है, एडी ओवर डीबी किसके इक्वल हुआ? 1 के। और सिमिलरली एई ओवर ईसी भी किसके इक्वल होगा? ये भी 1 के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल था। अब ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे तो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो गया? एई अपॉन ईसी के, बिकॉज दोनों ही 1 के इक्वल है। और जब रेशियोज इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डीई इज पैरेलल टू बीसी। बस हो गया। कोई प्रॉब्लम है? पूछो। समझ आ गए? इसको कर लो विद स्टेटमेंट्स ऐसे ही। पूछो, किसी को भी डाउट है अगर, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किधर हुआ। बोलो बोलो बोलो। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद घर से करोगे, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं बाकी बचे हुए वो मैं कराऊंगा। 7th है, 8th 9th और 10th वो मैं कराऊंगा। 9th और 10th करने के बाद भी देखो, जो 9th क्वेश्चन में बता रहा था कि वो सेम टू सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है। तो इस एक्सरसाइज में जो 9th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और सेम क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से तो वो सुपर इजी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 लाइंस में ही वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में वो दोनों ही बेस से आ सकता है। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया तो वो होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले मेथड से आया तो वो होगा हार्डली 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसे करना जरूर है। उसमें कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट होने का एक रीजन है उसका। जिसमें भी, जिस क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन होगी वो समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके एग्जाम में आने के चांसेस 90% से तो ज्यादा ही हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें से मैंने आपको बताया था पहले कि उनमें से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो आएगा ही आएगा।
प्री बोर्ड होगा, तुम्हारे स्कूल के टेस्ट होंगे, सब में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जा सकते हो 10th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे वेट करेंगे। बाय उमंग, तुम रुके रहो, तुम बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। इसे मैंने बताया कि क्वेश्चन दिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुक का, उसमें दिया है कि ये दो मिड पॉइंट्स हैं, these two are midpoints of these sides। और हम फर्स्ट क्वेश्चन बाद में पूछना तुम, क्योंकि अब 9th के स्टूडेंट्स आ गए तो मैं इतना बड़ा नहीं करवा पाऊंगा। पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। डी और ई मिड पॉइंट्स है, डी और ई मिड पॉइंट्स है, तो ए डी ओवर डी बी 1 के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। ए डी ओवर डी बी 1 के इक्वल, और ए ई ओवर ई सी भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है। दोनों ही 1 के इक्वल हैं, तो ए डी ओवर डी बी किसके इक्वल हो गया? ए ई ओवर ई सी के। और जब दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझे जे कैसे बनता है? इक्वल इसीलिए क्या, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। बाय एवरीवन, बाय 1 के इक्वल इसीलिए किया कि जिससे कि दोनों में हम कॉमन एलिमेंट निकाल सके। अभी मैं इतनी देर से बता रहा था ना कि जो हमें प्रूव करने होते हैं उनके बीच में हमें कोई एक कॉमन चीज ढूंढनी होती है। तो इसके रेशियो में और इसके रेशियो में कॉमन चीज क्या है? ये 1 इज द कॉमन एलिमेंट, जिससे कि हम इनको क्या कर सकें? इक्वेट कर सकें। इक्वेट करने के लिए हमें एक कॉमन एलिमेंट की जरूरत होती है, समझे? और वो जरूरत आप खुद से देखोगे कि आपको जो चीज चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। वो मुझे मिली किससे? जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, हमेशा ही उससे मिलेगी जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी। गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी? कि ये दोनों हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 या फिर 1 होगा, और इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? 1 होगा। ये हमारा कॉमन एलिमेंट हुआ जो दोनों में ही इक्वल है। तो इसका यूज करके हमने इन दोनों को इक्वेट किया, जिससे हमें ये रेशियो इक्वल आ गए। और हम रिकॉर्डिंग अगर हो सर अलाउ करेंगे तो मैं जरूर कर दूंगा शेयर, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन तुम सेपरेटली पूछना मेरे से। समझे उमंग? खुद करके देखना है ये वाला क्वेश्चन, खुद करो और ट्राई करो। नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग द्वीप एंड ख्याति, बाय अरहम। कौन कौन आए 9th क्लास में? कोई भी नहीं है।